जय हिंद दोस्तों। तो आज हमें पढ़ना था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। तो पता है पूरा वीडियो बन चुका था लेकिन सिस्टम क्रैश हो गया तो फिर से बनाना पड़ा, लेकिन ज़रूरी है बनाना क्योंकि मैंने वादा किया था कि कल ये वाला लेक्चर आ जाएगा। तो हम लोग फिर से बनाने के लिए तैयार हो गए हैं और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट ये हमें पढ़ना है। अब हमें देखो इसमें जो है एनसीईआरटी से क्यों पढ़ रहे हैं, अगर किसी को इसमें डाउट हो तो इसलिए पढ़ते हो क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो बेस है। कोई भी टीचर होगा, वो आईआईटी जेईई वाला पढ़ाने वाला हो या आपके स्कूल का टीचर हो, वो यही कहेगा पहले एनसीईआरटी खत्म कर लो फिर कोई आप रेफरेंस बुक उठाना। ठीक है, तो एनसीईआरटी को हम भी अपना बेस बनाएंगे और उसी के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा हुआ है वी विल नाउ डिस्कस द इंटरफेरेंस यूजिंग लाइट वेव्स इफ वी यूज 2 sodium lamps illuminating 2 pinholes. We will not observe any interference fringes. This is because of the fact that the light wave emitted from an ordinary source like sodium lamp undergoes abrupt phase changes in time of the order 10⁻⁻10 seconds. तो इन्होंने क्या कहा है कि जैसे मान लो हम 2 सोडियम लैंप यूज करें और 2 आपके होल कर दें, पिन होल्स करते हैं, तो हमें इंटरफेरेंस नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि फेस चेंज बहुत होता है आपकी सोडियम जैसे लैंप वाली लाइटों में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे ये जो सोडियम वाला कॉन्सेप्ट है, जैसा हमारे किसने किया था, आपके यंग्स भाई साहब ने किया था। Thus the light waves coming out from the independent source of light will not take any fixed phase relationship and will be incoherent. और फिर सोर्स हमारा कैसा बन जाता है, इनकोहेरेंट। जब सोर्स इनकोहेरेंट बन जाता है तब होता क्या है, तब होता ये है कि अगर कोई सोर्स इनकोहेरेंट बन गया तो भाई उसमें आपको फेस सही नहीं मिलेगा। अगर फेस सही नहीं मिला तो जो हमारा पैटर्न है वो ऐसा बनेगा कि नाम का पैटर्न होगा केवल। ठीक है, पैटर्न है मतलब क्या है, एक सीक्वेंस होना चाहिए। जब कोई सीक्वेंस ना हो तो पैटर्न है किस काम का। When this happens, as discussed in the previous section, the intensity of the screen will add up. जो इंटेंसिटी है स्क्रीन की वो एड अप हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो अब देखो इसमें इसका जुगाड़ निकालने के लिए ब्रिटिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग ने क्या किया। द ब्रिटिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग यूज्ड एन इंजीनियस टेक्निक टू लॉग द फेस ऑफ द वेव इमिनेटिंग इन्होंने SO2 के साथ क्या किया, इमिनेटिंग ही मेड 2 pinholes S1 S2 वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑन एन ओपेक स्क्रीन। एक ओपेक स्क्रीन में इन्होंने क्या किया, इन दोनों को बहुत पास बना दिया और इनका जो सोर्स रखा लाइट का, देखो क्या लिखा है, दीज वर इल्यूमिनेटेड बाय द अनदर पिनहोल दैट वाज इन टर्न lit by bright source. Light waves spread out from S and fall on the both S1 and S2. एक थर्ड इन्होंने पिनहोल बनाया और उससे इन दोनों को ज्वाइन करके समझना वहां से लाइट दी, तो वो सोर्स एक हुआ। ये दोनों अलग अलग हुए लेकिन इनकी लाइट का सोर्स एक ही है ना, तो इनको लाइट सेम मिली। और इसके आगे देखो क्या है, कमिंग आउट फ्रॉम S1 S2 derived from the same original source and any abrupt phase change in S will manifest in exactly similar phase changes in the light coming out from S1 and S2. Thus the two sources S1 and S2 will be locked in phase. They will be coherent like the two vibrating needles. जो हमने अभी इससे पहले नीडल देखा था कल वाले लेक्चर में, उसी की तरह ये बन गए एक जगह एकदम स्थिर। ठीक है, अब देखो ये एक्सपेरिमेंट क्या किया था इन्होंने। द स्फेरिकल वेव्स इमिनेटिंग फ्रॉम S1 and S2 विल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन GG डैश एज शोन इन फिगर। द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द एनालिसिस गिवन इन सेक्शन 10.4। ठीक है, अब जो इनकी इंटेंसिटीज है वो हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं। पीछे जाने की क्या जरूरत है मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दूंगा। तो देखो ये इनका एक्सपेरिमेंट था पूरा। इन्होंने क्या किया, ये यहाँ से S सोर्स रखा, ये S सोर्स रखा, यहाँ से 2 पॉइंट किए छेद और यहाँ से ये इन्होंने स्क्रीन में उतारा, पैटर्न ऐसे ऐसे करके बने। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब इसमें एक चीज़ है देखना, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, समझना, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसमें बहुत अलग चीज़ है। तो क्या होगा, पैटर्न नहीं बनेगा, लाइट जो है एज अ पार्टिकल वो करेगी। लेकिन अगर वो जो थॉमस यंग था उसको छोड़ के चले गए तो क्या हुआ, इंटरफेरेंस बना पैटर्न। अब ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर हुआ था, ये मेनली इलेक्ट्रॉन के ऊपर हुआ था। तो यहां से एक चीज ये पता चली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अच्छे से समझना, जो इलेक्ट्रॉन है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप उसको देखोगे, भाई कुछ तो उसके पास होगा, अब नर्व सेल है या कुछ भी है, अगर आप उसको देखोगे तो इलेक्ट्रॉन समझ जाता है ना। यही तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। जैसे आप उसको देखोगे तो इलेक्ट्रॉन समझ जाता है कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो खेल करेगा, वो अपने आप को एज अ पार्टिकल दिखाएगा। लेकिन हाँ, मान लो यहाँ पर कोई सोर्स नहीं है और कह दिया जाए कि यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर नहीं रहेगा और दोनों तरफ दीवार बना दी जाए,
इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है, और आसपास कोई ना हो, एक कैमरा भी ना हो। अच्छे समझना, ये नहीं है कि कैमरा छोड़ के चले गए और आप कहोगे हम तो ऑब्जर्व नहीं कर रहे, कैमरा भी ना हो, कुछ भी ना हो, तब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो अपना एकदम कहते हैं एनॉर्मलस बिहेवियर दिखाता है। वो अपने आप को पार्टिकल ना होके वेव की तरह दिखाता है और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखोगे, ठीक है, तो वो एज अ पार्टिकल वर्क करेगा, लेकिन आप उसको नहीं देखोगे तो वो एज अ वर्क यूज करेगा, ठीक है। तो ये जो आपको सिलेबस में पढ़ना है वो तो छोटी सी चीज है, लेकिन ये जो मतलब जो ब्रेक थ्रू दिया था, ये आप समझ लो ना न्यूटन दे पाए आज तक, ना ही आइंस्टाइन दे पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज थी। और उसमें फिर लाखों मतलब क्या कहते हैं हजारों साल तक इसमें ये ऐसे डिबेट चली होगी, समझ लो, और आगे चलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है ये। अब देखो यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट अब मैथमेटिकली जो हमारे सिलेबस में उसको कैसे समझना है भाई। ये हमारा सोर्स है, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस स्क्रीन से बड़ी डी है, मतलब बिग डी, स्मॉल डी है, ये डिस्टेंस पहले फ्रिंज की है, ये ब्राइट फ्रिंज है, बीच में सेंट्रल बना है, बीच में डार्क होगा, है ना, ऐसे फ्रिंजेस बनेंगी। अब डार्क और क्या कहते हैं ब्राइट का क्या कॉन्सेप्ट है, जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी, है ना, फ्रिंज, और जहां पर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर आपकी कैसी बनेगी, वहां पर डार्क बनेगी। और सेंट्रल में जो बनती है उसका एक नाम होता है सेंट्रल ब्राइट या फिर सेंट्रल मैक्सिमा। और जो डार्क है उनको आप मिनिमा भी कह सकते हो, याद रखना, उनको आप मिनिमा भी कह सकते हो और डार्क भी कह सकते हो, डार्क फ्रिंज भी कह सकते हो। अब ये निकलेगी कैसे, तो देखो यहाँ पर ये रिलेशन है, वी विल हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्टिंग इन द ब्राइट रीजन व्हेन एक्स डी अपॉन डी इक्वल टू एन लैम्डा होगी। लैम्डा वेवलेंथ है किसकी, लाइट की, जो भी लिया है। वैसे तो क्रोमेटिक लाइट लेती ना, क्रोमेटिक लाइट लेते हैं। क्रोमेटिक लाइट क्या होती है, इसमें केवल सिंगल कलर हो, जैसे मान लो विग्योल में कौन सा वायलेट ले लिया या इंडिगो ले लिया या ब्लू ले लिया, एक लाइट लेनी, व्हाइट लाइट नहीं लेना है, क्योंकि व्हाइट लाइट में क्या होता है, वो आपका एबरेशन दिखाता है। कैसा, क्रोमेटिक एबरेशन दिखाता है, यानी कि उसमें कलर फैलते हैं, अलग अलग वेवलेंथ मिलती है जो दिक्कत कर जाती है। इसलिए हमें क्या करना होता है, इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट हमको यूज करनी पड़ती है ना। मोनोक्रोमेटिक ज्यादा अच्छा वर्ड है, क्रोमेटिक में क्या होगा, ज्यादा 3-4 कलर आ जाते हैं उसमें, ठीक है, 7 तो नहीं आता, 7 अगर आएंगे तो उनको हम लोग 7 बैंड कह देते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका होगा जिसमें n की वैल्यू 0 प्लस माइनस इंटीजर वैल्यू होगी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये ठीक है। और यही अगर डार्क के लिए फॉर्मूला हो तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब ये आया कहाँ से, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे एक दो तो आ जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो देख लो, यहाँ पर ये भी बता देते। ये यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, आप देख रहे हो, ये P के ज़्यादा पास है, ये दूर है, तो बीच में एक 90 डिग्री का ये यहाँ पर ये चीज़ बनेगी। D को आप d/2 में बांट सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप कौन सा पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, वहाँ से यहाँ पर छोटा एंगल बनेगा, इधर बीचों बीच से एक एंगल बनेगा छोटा सा, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और पूरा आंसर निकाल दोगे, ठीक है। तो मेनली जो एनसीईआरटी फोकस करती है कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो 10th क्लास की कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो, लेकिन मैंने वो भी आपको बता दिया। अब देखो यही फ्रिंजेस बने हैं, ठीक है, ये आपके ऐसे ऐसे करके ये फ्रिंजेस आपके बने हैं। अब हमें क्या देखना है, देखो अब जैसे आपने इंटरफेरेंस समझा तो बहुत समझ लो एक साथी इंटरफेरेंस का, जिसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है, इसको अच्छे से देखते हैं। इफ यू लुक क्लियरली एट द शैडो कास्ट बाय एन ओपन ऑब्जेक्ट close to the region of geometrical shadow, there are alternate dark and bright regions just like in interference. This happens due to the phenomenon of diffraction. Diffraction is a general characteristic achieved by all types of waves, be it sound waves, light waves, water waves or matter waves. Since the wavelength of light is much smaller than the dimension of most of the obstacles, we do not encounter diffraction effect of light in every day. अब इन्होंने कहा कि जो ज्यादातर वेव में इसको देखा जाता है डिफ्लेक्शन को, ठीक है, लेकिन ये हमको लाइट में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि लाइट की वेवलेंथ ही बहुत छोटी है, ये चीज नहीं बताइए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, हाउएवर द फाइनाइट रिजोल्यूशन ऑफ आवर आई और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप इज लिमिटेड ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो इन लोग को डिस्टर्ब भी करता है, हमारी आई को भी कभी कभार तकलीफ पहुंचा देता है डिफ्रैक्शन, ठीक है, कुछ चीजों को देखने में। और टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप भी बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं ले पाते, किसकी वजह से, आपके डिफ्रैक्शन की वजह से। अब ये होता कब है, ये सिंगल स्लिट थर्मस, अगर ये डबल स्लिट की जगह सिंगल स्लिट में होता है और उसमें जो सोर्स होता है वो एक ही सोर्स बड़ा रख दिया जाता है, ये चीज आती है ऐसे, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो आप देख सकते हो, वैल्यू इसमें ये फॉर्मूला यहाँ पर लगता है n+1/2 लैम्डा अपॉन a, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है।
और ये किसके लिए था, मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए एन लैम्डा अपॉन ए। इसमें क्या होता है, इसमें आपका डी जो है वो नहीं है, डी और डी वो चीज नहीं है, बस याद रखना। डी मतलब ए स्मॉल वाला डी तो है, वो वाला आपका डी नहीं है। कौन सा वाला, डिस्टेंस वाला। अब सीइंग द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये आप कर सकते हो, बहुत आसान है। देखो कुछ नहीं करना है, एक दो आपको क्या लेना है, जो ब्लेड है बहुत लेकिन सावधानी से करना है। दो आपको ब्लेड लेना है, उनको एक कागज में बहुत पास से लगा देना, अच्छे से समझना, ठीक है। कागज में लगा के बहुत पास लगाना है, बहुत पास समझ लो, एकदम समझ लो, आप समझ लो एक समझ लो 0.001 मिलीमीटर का अंतर हो, और उसको क्या करना है, बीच से काट देना है, अगर कट पाए तो, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ब्लेड से ही काट सकते हो। ब्लेड से काट देना, और फिर उसके अंदर से अगर आप उसको सूरज में दिखाओगे, सूरज के उसमें दिखाओगे, तो आपको इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन दिख जाएगा। इंटरफेरेंस भी दिख सकता है, मेनली डिफ्रैक्शन दिखेगा ना, क्योंकि हमें बड़ा वो मिल जाएगा, उतना छोटा आप कर नहीं सकते हो इंटरफेरेंस के लिए। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न आप इससे देख सकते हो। बाकी किसी को ज्यादा डिटेल में तो ये इतनी चीज पढ़ लेगा, इसमें तो कुछ है नहीं, ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब देखो पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन में क्या होता है, लाइट को हम लोग पोलराइज कर देते हैं, कहते हैं इधर। पोलराइजेशन क्या होता है, इसको हिंदी में ध्रुवीकरण कहते हैं, एक तरफ झुकाव करना। तो मान लो लाइट आ रही है, एक तरफ झुकाव करना या फिर एक तरफ झुकाव हटा देना, ये करना, ठीक है। तो ऐसा मान लो लाइट फुल इंटेंसिटी से आपकी आंखों में आ रही है, लेकिन चश्मा क्या करता है, जो सन ग्लासेस होते हैं, वो लाइट को रोक देता है, पोलराइजेशन कर देता है लाइट का, एक तरफ की लाइट को हटा देता है, या फिर कहता है कहीं और चली जाओ, ठीक है, या फिर उसको ऑब्जर्व कर लेगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो ये आपके सनग्लासेस करते हैं। पोलराइजेशन में क्या होता है, जो लाइट की वेवलेंथ होती है उसको क्या ऑब्जर्व कर लेता है आपका, कौन, आपका ऑब्जर्व कर लेता है आपका वो आपका जो पोलराइड है। पोलराइड सैंपल कुछ भी हो सकता है, चश्मा भी एक तरह का पोलराइड है, ठीक है। सिंगल पोलराइड इसको कह सकते हो, अगर ज्यादा अच्छा बचाने वाला तो डबल पोलराइड होता है। आपके जो पिक्चर देखने जाते हो 3D, उसमें पोलराइजेशन ग्लास यूज होते हैं, ये सब ज्यादातर यूज होते हैं। और जो सोलर इक्लिप्स के लिए मेनली चश्मे होते हैं, वो भी पोलराइजेशन वाले आपके ग्लास होते हैं। तो ये आपका पोलराइजेशन सिंपल सा होता है। देखो यहाँ पर फिगर भी वैसे ही बना हुआ है, बाकी अब इसमें इतना आपका कुछ खास है नहीं। ये देखो यहाँ पर बने भी हुए हिसाब से फिगर। अब इसमें देखो जो इसका है समरी हम लोग देख लेते हैं। पोलराइजेशन में देखो जो मेनली पोलराइजेशन के एग्जाम्पल्स ही पूछते हैं, सॉल्यूशन आपका कुछ नहीं आता है। अब इसमें लिखा है ह्यून प्रिंसिपल टेल अस दैट ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ सेकेंडरी वेव्स विच एड अप टू गिव वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम। ये तो पता ही हम लोगों को, जो ह्यून प्रिंसिपल है वो हमें बताता है ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स विच एड अप टू गिव द वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम। ये चीज तो सही बात है कि जो एक वेव फ्रंट होगा वो हमेशा आपको सेकेंडरी वेव्स देगा, जिनको हम लोग वेवलेट्स कहते हैं, या फिर वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो ह्यून्स का कुछ कंस्ट्रक्शन बताया है। Hume's construction tell us that the new wavefront is a forward envelope of the secondary waves। पता है ये बात तो, कि भाई जो पहली वेव होती है वो दूसरी वेव का क्या होती है, आपका मतलब वो सेकेंडरी वेव्स के वो ही कंसीडर की जाती है, ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन यहाँ पर बताया, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं अभी। यंग्स डबल स्लिट सेपरेशन डी गिव्स इक्वली स्पीड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, पता है ये चीज़ भी। अ सिंगल स्लिट ऑफ विड ए गिव्स द डिफ्रैक्शन पैटर्न द इंटेंसिटी फ्रॉम 0 एट एंगल, ये यहाँ आगे बढ़ते जाते हो अब तो लास्ट में एक समय 0 हो जाता है डिफ्रैक्शन, ठीक है। नेचुरल लाइट जैसे आपका क्या है, फ्रॉम द सन इज अनपोलराइज्ड, लेकिन उसको हम लोग कुछ चीज़ें यूज़ करके पोलराइजेशन उसका कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने बताया है। अब कुछ चीज़ें ये पॉइंट्स आप अपना याद कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं, हमने इसे भी 2 लेक्चर में एनसीईआरटी के साथ 2 लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट कराया। और अगर आपको कुछ लगाओ कि कुछ छूटा है, वैसे मेरे हिसाब से कुछ नहीं छूटा। जो कुछ चीज़ें थी हमने आपको अच्छे से समझा दिया। कुछ चीज़ें थी इससे वो अभी बताया एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट था उसके लिए जो थ्योरी लिखी हुई है वो मुझे पता है क्या बताना है, तो जो लिखा हुआ उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो एक्सपेरिमेंट था वो हमने आपको बता दिया। अब आपको करना है क्या, इसके अगर आप चाहे तो जो मैंने बोला उसके देख के नोट्स बना सकते हैं, साथ में अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो, या फिर मेन पॉइंट जो नहीं समझ में आया वो आपने लिख लिया होगा, ठीक है, हिंदी में, है ना, आप समझ गए होगे। जैसे पोलराइजेशन अगर किसी को नहीं समझ में आया, और आपको पढ़ाई करते रहना है। चैनल अगर आपको समझ में आया तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना, अगर आपको अच्छा लगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर 11th और 12th दोनों के चल रहे हैं, तो कोई 11th का बच्चा है या 12th का या जेईई मेंस का है तो इस चैनल से जुड़ा रहे, और कोई 9th 10th का है तो वो भी जुड़ा रह सकता है, उसके भी लेक्चर्स हमारे पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई अगर आपका क्या कहते हैं सोशल साइंस वगैरह का है बच्चा, मतलब सोशल साइंस आप तो अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हो, तो कोई साइंस साइड वाला सोशल साइंस या फिर हिस्ट्री वगैरह लिए, वो भी हमारे चैनल से जुड़ा रह सकता है। और कोई आपका छोटा भाई हो उसे भी आप जुड़ा सकते हैं। इसी तरह पढ़ाई करते रहिए।
जय हिंद।